रचनात्मक स्टाइल में आप अपनी कहानी को शुरू कर रहे थे और लगभग जिन सारी बातें जो अलग-अलग लोगों ने कही हैं, मैं आपकी कहानी को सुनते हुए वो सारी बातें नोटपैड पे लिख चुका था। जैसे सुरेंद्र अरोड़ा जी ने कहा कि फ़िल्मों में ये देखा है तो 60 से 80 के दशक की फ़िल्मों के विषय ही यही हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी विधा जो है उसने एक लंबी विकास यात्रा को मतलब जो है उससे आगे बढ़ गया। उसने एक विकास यात्रा को तय किया है और कहानी अब इन सारे विषयों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। कहानीकार को अपने समय की नब्ज को पकड़ना चाहिए और वहां से उसके पास विषय हैं और बहुतायत में विषय हैं, तो वहां से कहानी लिखी जानी चाहिए। और एक बात यह है कि जैसे आप जो कहानी को पढ़ रही थी, आपने बोला कि वो जो दद्दा है, जब वो सुनते हैं वो उल्टी वाला सीन जो क्रिएट किया गया है, उसके बाद आप कहती हैं कि वो लाठी को उठाकर चल पड़ते हैं और दूसरे पल वो प्रधान की कदमों में पगड़ी को रख देते हैं। बहुत विरोधाभास है इन दो बातों में। अगर कोई व्यक्ति लाठी को लेके चल पड़ा है तो वो संदेश ये दे रहा है, वो संकेत ये दे रहा है कि वो इतना गुस्से में है कि वो कुछ भी कर बैठेगा। और वो प्रधान जी के पास जाके कैसे उसका सारा गुस्सा ठंडा हो सकता है, ये बड़ा अजीब सा मुझे लगा। मतलब ये मेरा निजी मत हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब हम कहानी को लिखते हैं तो जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों की उस कहानी में उपयोगिता होनी चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं, सीन क्रिएट कर रहे हैं कि एक कमरा है, उस कमरे में एक स्टूल रखा है, स्टूल के ऊपर एक सुराही रखी है और कहानी में उस सुराही का प्रयोग नहीं हुआ, या वहां पे एक ग्लास है और ग्लास को उठा के जो वहां बैठा है जिसके बारे में हम कहानी को कह रहे हैं उसने उस ग्लास से, उस सुराही से निकाल के पानी नहीं पिया, तो सुराही की और उस गिलास की उपयोगिता क्या थी कहानी में। या हम ये कहते हैं कि दीवार के पीछे, दीवार के ऊपर एक सूप टंगा हुआ है और पूरी कहानी में उस सूप का जिक्र नहीं है। मुझे उस गीत की उपयोगिता उस कहानी में कहीं नजर नहीं आ रही थी जो आपने गीत उसके साथ किया। और जितने सारे जो सुझाव सुभाष जी ने दिए हैं वो तो बेशकीमती हैं। अब अगर मैं बात करूं विक्रम जी की कहानी की, इस पे मेरे पास लंबा चौड़ा नोट है। पहली बात तो मुझे ये लगा कि जब विनय जी आप कहानी को पढ़ रहे थे तो कहानी की जो प्रस्तावना है वो कहानी को, जो कहानी का मूल से बहुत दूर लेके चली जाती है। और इतनी लंबी प्रस्तावना, मतलब आप जैसे कहानीकार के लिए उतनी लंबी प्रस्तावना की मुझे कहीं आवश्यकता नहीं लग रही थी। एक दिन आपने एक शब्द प्रयोग किया, गैर कुत्ता, है ना। मतलब आप गैर इलाके का कुत्ता शायद कहना चाहते होंगे, लेकिन ये गैर कुत्ता किस तरह का शब्द आप कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, ये एक बात है। और मतलब इतना प्रवचन की मुद्रा में इस कहानी में बने रहने की बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लग रही थी। शायद ऐसा हो सकता है कि आप कहानी को ज्यादा क्लिष्ट बनाना चाहते हो। एक बात मुझे याद आ रही है, अभी कुणाल की कहानी आई है विसर्जन, बहुत चर्चित हो रही है कहानी और उसपे बहुत बड़े कहानीकारों ने बड़े बड़े कसीदे उस पे पढ़े हैं, है ना। और जब मैंने उस कहानी को पढ़ा तो मुझे अपने अंदर का पाठक ऐसा लग रहा था कि यार क्या मेरे अंदर कहानी का पाठक नहीं है, मैं इस कहानी में वो सारी चीजें क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ जिसपे बड़े बड़े कहानीकारों ने, बड़े बड़े आलोचकों ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने लिखा, है ना। तो वो सारी चीजें मुझे इस कहानी में भी लग रही थी, मैं उसको रिलेट कर रहा था। जैसे अगर मैं संघर्ष के स्तर पे बात करूं तो आपने मौलवी का जिक्र किया कि वो आपका जो रिक्शा चालक है वो पहले मौलवी है। मौलवी है तो मतलब तालीम उसके पास है, तो तालीम का हुनर है, फिर वो रिक्शा चलाने जैसे काम पे कैसे विवश होगा। बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं परिस्थितियां ऐसी बनी, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, भूखों मरने लगा तो रिक्शा चलाने लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हुनरमंद आदमी कोई होगा वो अपने हुनर का इस्तेमाल करके पलायन कर जाएगा, कहीं और चला जाएगा, लेकिन वो उससे कम स्तर पे जाके काम करने के लिए आज की डेट में मजबूर नहीं होगा। यही गलती कुणाल ने अपनी विसर्जन कहानी में की है। वो वहां जो नायिका है उसका जिक्र करते हैं कि वो चित्रकार है। मुझे लगा कि चित्रकारी का हुनर रखने वाली स्त्री पूरे साल में 1250 रुपये एक गणेश की मूर्ति को खरीदने के लिए इकट्ठे नहीं कर पाई, जबकि उसका पति चाय और ब्रेड का नाश्ता करता है।
है ना। वो चाय और ब्रेड, अभी के डेट में ब्रेड का एक पैकेट 55 रुपए का आता है। जो व्यक्ति 55 रुपए की ब्रेड खाने जितना हौसला रखता है, क्या उसकी पत्नी 1250 रुपए नहीं जोड़ सकती थी? और चित्रकारी का हुनर रखते हुए मुंबई जैसे शहर में काम करने वाली स्त्री क्या उस चित्रकारी के हुनर को इस्तेमाल करते हुए अपने आय के स्तर को नहीं बढ़ा सकती थी? माने हम वर्तमान में कहानियां लिख रहे हैं और हम 60 के 70 के या आजादी से पहले के दशक की पृष्ठभूमि को लेके अपनी भाषा को गढ़ते हैं। कुणाल ने बहुत चालाकी से उस कहानी में शब्दों की कीमागिरी बहुत की है, और शायद इस कहानी में भी वही हो रहा है ना। मतलब जैसे आपने वहां एक और बात कही थी कि आज एक और मुझे तकनीकी गलती जो लगी कि जब कहानीकार कहानी को लिख रहा है और वो उस नायक को, रिक्शा चालक को एक नैरेटर के रूप में लेके आता है, कहानी का आधा हिस्सा जो चाय की पटरी के बाद का शुरू होता है, तो वो ये कह रहा है कि आज मैं उसके साथ डिबरी के साथ आगे बढ़ रहा था। मतलब वो अपने पिछले अतीत को बता रहा है, किस तरीके से वो आस्तीन का सांप उसको कहा गया, वो ये बातें बता रहा है, लेकिन वो वर्तमान में बढ़ रहा था। ऐसी गलतियां मुझे लगता है कहानियों में नहीं होनी चाहिए। तो और इस कहानी में क्या है कि ये कहानी 3 तरह की कहानी हो सकती थी। एक रिक्शा चालक के संघर्ष की कहानी हो सकती थी, जिसको आपने शुरू किया जब आप बताते हैं कि वो टायर के उससे अपनी चप्पलें बना के वो उसको रिक्शा को खींच रहा है, तो वो एक बहुत बेहतरीन उस रिक्शा चालक के संघर्ष की कहानी हो सकती थी। फिर दूसरे हिस्से में आप वहां प्रेम का पूरा जो आलाप है उसको करते हैं, तो वो एक प्रेम कहानी हो सकती थी। लेकिन ये क्या सायास था कि आप जानबूझ के उस कहानी को प्रेम पर सांप्रदायिकता की कहानी बनाने पे तुले, जैसा कि मिश्रा जी ने जो कहा था, वो जो सब बार बार उसी बात को कह रहे हैं कि दागी यही कहानी जो है ना, तो फिर मेरा वही सवाल होगा कि संपादकीय निर्णय फिर क्या रहेंगे उस पर। तो मुझे लगता है इन सारी बातों पे ध्यान दिया जाना चाहिए और सोचना चाहिए। थैंक यू।